प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी का हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, आज आपकी मनोकामना, आज आपके न्यूमेरिकल का जो डर है और विशेषकर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का डर है, तो कई सारे बच्चों के लिए एनसीईआरटी इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि वो कक्षा 12 के बाद नीट की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उन सब बच्चों को भी न्यूमेरिकल का जो डर लगता है, उन सब डर को आज दूर करने के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की पूरी एक सीरीज चलाने चल रहा हूं आज से आपको हर थर्सडे, बिल्कुल सही सुना, हर थर्सडे आपको एक चैप्टर, एक कंप्लीट चैप्टर का पूरा एक न्यूमेरिकल जो कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा, वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, खूब सारे अपने दोस्तों मित्रों को बुला लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पूरा एनसीईआरटी पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में मिलने वाला है। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए फटाफट तरीके से और स्टार्ट करते हैं अपनी एक शानदार वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूं। आपने शेयर तो कर ही दिया होगा, मैं मान रहा हूं कि आपने शेयर कर दिया, और अगर कर दिया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल से। पहले आपका स्वागत कर लिया जाए हमारे इस प्यारे से चैनल पर। गुड मॉर्निंग अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं, अगर आप इवनिंग में देखेंगे, क्या पता आप कल देखें इस वीडियो को, तो आपका मुझे मॉर्निंग हो जाएगा। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आप सभी साथियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल ये कुछ इस प्रकार से है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 की घाते -7 न्यूटन और कूलम और 3 गुणे 10 की घाते -7 कूलम आवेश है, उनके बीच बल पूछ रहा है। मानिए मेरे पास आवेश दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इज गिवन 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम जो है Q1 की वैल्यू, एंड Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम मुझे दिया हुआ है। पूछ रहा है उनके बीच बल कितना होगा, F की वैल्यू कितनी होगी अगर मुझे इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कह रहा है 30 सेंटीमीटर। और अगर आप जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घाते -2 से गुणा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, बल का फॉर्मूला लगाइए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। फटाफट करके सॉल्व कर दीजिए। 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 की वैल्यू कितनी दिया है हमें 2 गुणे 10 की घाते -7, Q2 की वैल्यू कितनी 3 गुणे 10 की घाते -7, और इनके बीच की जो दूरी है प्यारे बच्चों, दूरी दी है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घाते -2 से गुणा किया। सेंटीमीटर जो 30 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घाते -2 से गुणा कर दिया, देखिए, और फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, दूरी का स्क्वायर भी तो कर देंगे ऐसे करके। आगे देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसमें से आप ऐसे कर सकते हैं कि 9 गुणे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी संख्याएं हैं, उनको एक साथ कर दीजिए। 9 गुणे 2 गुणे 3 और गुणा में 10 की घाते कितना हो जाएगा 7, 9 से 7 चला गया, आप ऐसे कर सकते हैं 7 7 14, माइनस का 14 तो 9 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9 हो गया और माइनस का 14 हो गया। ठीक है, तो 2 गुणे 3 गुणे 9 इस तरीके से। बटे में नीचे क्या आ जाएगा 30 का यहाँ पे स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 गुणे 30 आप लिख दोगे इस प्रकार से। गुणे में 10 की घाते -2 का स्क्वायर करोगे माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 ऊपर गया तो भैया प्लस का 4 बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए और सॉल्व करोगे आगे तो 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, 3 के पहाड़ा में 3 तिरिक 9, 3 से ये 10 बार में कट गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, ऊपर बचा 6, गुणे में 10 की घाते कितना हो जाएगा 9 में से -14 में से +4 गया, -14 में से +4 गया तो आ गया माइनस का 10, है ना, ये माइनस का 10 हो जाएगा। और माइनस का 10 9 में से निकल गया तो कितना बचा, 9 में से माइनस का 10 निकला तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बचा। और फिर यहाँ पे देखिए 10 की घाते 2 नीचे भी तो बैठा है, 10 की घाते 2 है ना नीचे, ये 10 ये 10, 10 की घाते 2 ऊपर जाएगा तो 10 की घाते माइनस का 2 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 की घाते -3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों न्यूटन लगा दीजिएगा आंसर, इतना कूलम का आपका बल आ जाएगा, इतने न्यूटन का सॉरी बल आ जाएगा आपके सामने। तो क्या सभी बच्चों का इतना हो गया, जल्दी से एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। 6 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन का हमारे पास फोर्स प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2, 0.2 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है यदि दूसरे गोले पर -0.8 कूलम आवेश हो। यहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा, -0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है।
कह रहा है कि भैया एक आवेश दिया है Q1 बराबर कितना दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर मुझे दे रखा है कितना 0.8 माइक्रोकूलम। दो आवेश है, एक 0.4 माइक्रोकूलम का, एक 0.8 माइक्रोकूलम। आगे कहता है कि छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतना न्यूटन का बल लगता है। मुझे बल भी दिया हुआ है, मुझे फोर्स भी दिया है कितना 0.2 न्यूटन का बल भी दिया है। आगे कह रहा है कि बताइए दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, यानी आर की वैल्यू कितनी है, ये मुझसे पूछ रहा है। अगर आर की वैल्यू पूछ रहा है तो फॉर्मूला रखने की जरूरत है, यहाँ पे बस फॉर्मूला रखिए और सॉल्व कर लीजिए। दूरी मुझसे पूछ रहा है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही ना होता है। आप सभी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 का वैल्यू कितना है 0.4, Q1 का वैल्यू रख दिया 0.4 माइक्रोकूलम में दिया था, तो चेंज करेंगे माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 10 की घात -6। Q2 का वैल्यू है 0.8, रख देंगे 0.8 माइक्रोकूलम में, ये भी है, इसको भी कूलम में चेंज कर लेंगे। बटे में आर स्क्वायर, जो दूरी दिया है उसको हम आर ही रहने देंगे, जो दूरी दिया है हम इसको आर ही रहने देंगे, हम इसको आर स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद हमें एफ की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 0.2 न्यूटन की, हम यहाँ पे 0.2 न्यूटन की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू आपको सॉल्व करने के लिए आर स्क्वायर को उधर बुला लीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर को इधर ले आया 0.2 से आप चाहे तो 0.4 को 2 बार में काट भी सकते हैं, 2 बार में काट दीजिए। और इसके बाद आप और भी गुणा करना चाहें तो 2 को 0.8 से गुणा कर सकते हैं। बाकी सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 0.42 को तो हमने 0.4 से 2 बार में काट दिया, ठीक है। 0.2 1 जा 0.2, 0.2 जा जो है कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, है ना। तो इसको हमने 2 बार में काट दिया। इसी तरीके से आप आर स्क्वायर को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू में ये तो आ गया 2 इंटू में ये आ गया 0.8 इंटू में कितना हो जाएगा बताइए, इतना आ जाएगा। आर स्क्वायर इधर आ चुका है। बाकी क्या क्या चीज़ें बचा, 2 गुणे 10 की घात -8 गुणे में 10 की घात क्या बचा, ये हो गया हमारा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। क्या क्या बचा, 2 हमने लिख लिया, 10 की घात -6 अभी बचा है, -6 कितना हो गया बेटा 10 की घात -12 हो गया। 0.8 भी हमने लिख लिया है। सारी चीजें कवर हो गई, कुछ चीजें छूटी तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे ना आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है, ध्यान से देखिएगा। 0.8 ना, 0.8 आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 0.8 को आप ऐसे लिख सकते हो 0.8 बटे में 10, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो 0.8 बटे में 10 लिख जाएगा ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 9 गुणे 10 की घाते, या फिर 9 लिखा हमने, ये देखिए 9 लिखा, 2 लिखे यहाँ से 2 लिख लीजिए, गुणा में इसे 8 बटे 10 कर लीजिए, 8 बटे 10 कर लीजिए, ठीक है। इसे 8 बटे 10 कर लिया 0.8 को, इनटू में क्या कर लिया, इसको भी मैंने लिख लिया। चलिए बचा क्या, 9 में से 12 निकल गया, 10 की घाते 9 में से 10 की घाते 12 निकल गया, 9 10 11 12, 10 की घाते -3 बचा, 10 की घाते -3 बचा, तो -6 का 12 हो गया। बाकी सारी चीजें हल हो गई भाई, बाकी सारी चीजें हल हो रही हैं, हाँ ठीक है सर। तो 10 की घाते -3 बचा है, अब यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, +1 है ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या क्या चीजें मिलेगा, 9 गुणे 2 गुणे में 8 गुणे में यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और +1 ऊपर गया तो -1 बन के 10 की घाते -4 बन गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 9 गुणे 2 गुणे 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, हमने इस तरीके से 8 को तोड़ दिया पेयर में, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 करके 8 को हम लिख सकते हैं। गुणे 10 की घाते -4 हमें दिया हुआ है, उसके बाद आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर का अगर हम वैल्यू पुट निकालने की कोशिश करें तो आर बराबर हो जाएगा, चूंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में पूरा लग जाएगा, इधर पूरा रूट में लग जाएगा प्यारे बच्चों। 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे कितने 2 है, 2 2 4 2 2 4 2, गुणे में 10 की घाते -4 भी है, सारे का रूट हो जाएगा एक साथ। और अगर हम सबका रूट लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 9 का रूट आएगा 3 3 से 1 9, इसका जोड़ा 1 निकल के आएगा 2, इसका जोड़ा 1 निकल के आएगा 2, और इसका 10 की घाते -4 हो जाएगा, 10 की घाते -2, 10 की घाते -2 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 10 की घाते -2, इतना तो आया मीटर में, ये तो आया मीटर में। और आप सभी जानते हैं 10 की घाते -2 मीटर सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, तो हमारा जो आंसर होगा फाइनल वो निकल के आएगा आर बराबर 12, और ये हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने इस वैल्यू को निकाल लिया। नेक्स्ट अब देखते हैं दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है।
एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले बल के कारण कितना बल लगता है, मतलब एक गोला ए है एक गोला बी है। याद रखिए अगर ये वाला इस वाले गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है बाहर की तरफ, तो याद रखिए हमेशा दूसरा वाला भी पहले वाले पर 0.2 न्यूटन का बल बाहर की तरफ ही लगाएगा, अगर दोनों ही प्लस में है तो। अगर दोनों ही प्लस में है प्यारे बच्चों, ये वाला अगर उसको बाहर की तरफ 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है तो दूसरा वाला भी पहले वाले पर 0.2 न्यूटन का सेम अमाउंट में बल लगाता है, परिमाण में समान दिशा में विपरीत बल लगाता है। ठीक है, जैसे अगर एक प्लस एक माइनस होता, मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है 0.2 न्यूटन से, तो ये भी उस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। किस बल से खींचेगा? 0.2 न्यूटन के बल से खींचेगा। दोनों एक दूसरे को फिर अपने 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 उतना ही पावर से खींचेंगे। ठीक है, ये नहीं कि दूसरा अलग बल से खींचेगा और ये पहला अलग बल से, दोनों एक दूसरे को समान बल से अपनी ओर खींचेंगे या दोनों अपनी एक दूसरे को समान बल से एक दूसरे से ढकेलेंगे, दोनों सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, अनुपात क्या बताता है। ठीक है, तो भौतिक नियतांकों की सारणी देखनी है और बताना है कि इसका मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, जांच द्वारा सुनिश्चित करने को कह रहा है कि विमाहीन है, तो के जो है ई स्क्वायर बटे में जी, आगे क्या है एम ई एम पी, ये सारी चीजें हैं। विमाहीन वो वैल्यू होती है जिसका हमें मान पहले से पता होता है। ठीक है, या फिर सब सारे का विमा अगर हम रख दे, सबका विमा निकाल के रख दे और सबका विमा निकालने पर अगर सारी विमाएं कैंसिल हो जाती है तो जीरो आ जाएगा, तो सारी क्या हो जाएंगे? विमाहीन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास के दिया हुआ है, ई स्क्वायर दिया है, ई तो वास्तव में आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। के की वैल्यू आप जानते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की घात 9 होती है। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप सभी परिचित है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। और इसका चूंकि स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, जहाँ स्क्वायर होगा हम वहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जी, कैपिटल जी है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, आप इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। कक्षा 11 में आपने इसका मान पढ़ रखा होगा। प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कक्षा 11 में आपने मान क्या पढ़ रखा था। बिल्कुल सही, तो आपने इसका मान पढ़ रखा होगा 6.67 × 10⁻⁻11। क्या पढ़ रखा है? 6.67 × 10⁻⁻11 पढ़ रखा है। उसके बाद जो है हमारे पास ME है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपने पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम पढ़ रखी है। साथ ही साथ प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें MP दिया हुआ है, जो कि 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये सारा कुछ हमें दिया हुआ है। अगर आप भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके इस अनुपात का मान ज्ञात करें तो ये अनुपात का मान कुछ इस प्रकार से आएगा। आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी होंगी प्यारे बच्चों। ये सारी चीजें जो है, जितना भी मान मैंने अभी लिखा, ये सारे मान आपको याद रखने होंगे। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लगभग 2.29, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 2.29 × 10⁻39 कितना आ जाएगा? 2.29 × 10⁻39 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और ये मात्रकहीन होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ऊपर नीचे सारे इसके मात्रक कट जाएंगे एक दूसरे से। जब सारे मात्रक कैंसिल आउट हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे चूंकि ये मात्रकहीन है तो ये विमाहीन भी होगा। अगर इसका मात्रक नहीं आएगा कोई भी तो इसका विमा भी कोई भी नहीं प्राप्त होगा। तो मात्रकहीन है, चूंकि हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि उपयुक्त राशि मात्रकहीन है, इसलिए यह विमाहीन भी होगी। ठीक है, इसमें मात्रक नहीं है इसलिए इसे हम विमाहीन भी बोलते हैं। आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं, इसकी सबकी विमाएं अलग अलग निकाल के रख सकते हैं और फिर देख सकते हैं इसकी विमाओं में क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए फिर आपको सारी चीजों की विमाएं अलग अलग निकालनी होंगी। अंततः अगर आप सारी विमाओं को निकाल के रख देंगे, जैसे की विमा, ई की विमा, सारी विमाओं को निकालेंगे तो आपका फाइनल आंसर M0 L0 T0 ही मिलेगा। सॉल्व जब आप इसे करेंगे तो यही मिलेगा जाके।
तो सारे के सारे मात्रकहीन और विमाहीन है, इसलिए अगर आप k का विमा अलग निकालिए, e का विमा अलग, g का विमा, द्रव्यमान का विमा तो आप जानते ही है m और m होगा, सबका विमा निकाल के अगर इसमें पुट भी करेंगे तो फिर आपका सारा आंसर यही आएगा लास्ट तक कट के। तो आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये विमाहीन राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, एक किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? कोई वस्तु का विद्युत आवेश क्या है? क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपको मैंने पढ़ा रखा है। क्वांटीकृत का मतलब Q बराबर N इंटू ई होता है प्यारे बच्चों। आप इसे प्लस माइनस NE भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब पर जो भी आपका आवेश होगा, आवेश का परिमाण होगा, वास्तव में एक छोटे से मूल आवेश E का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा, यानी N टाइम्स मल्टीपल होगा। अब ये मल्टीपल कितना भी हो सकता है, ये मल्टीपल 2 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। मान लो किसी बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन हो, किसी बॉडी पर 1000 इलेक्ट्रॉन हो, 1000 इलेक्ट्रॉन हो, तो 1000 मल्टीपल है इस पर। एक आवेश का, एक छोटे से आवेश का 1000 गुना है, एक छोटे से आवेश का 2 गुना है। तो एक बॉडी पर एक मूल आवेश का कितना भी गुना आवेश हो सकता है, यहाँ पे बात ये हो रही है। इसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आगे क्या कह रहा है? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। स्थूल आवेश या बड़े आवेश, जब हम बड़े आवेशों की तुलना करते हैं प्यारे बच्चों, बड़े आवेशों की तुलना करते हैं, तो बड़े आवेशों की तुलना करते समय हम इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों। हम इसके क्वांटीकरण को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि जो है, इसलिए नेग्लेक्ट कर पाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक आवेश का परिमाण आप बताइए कितना होता है? एक आवेश का परिमाण 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक आवेश का परिमाण बहुत छोटा होता है। जब एक आवेश का परिमाण प्यारे बच्चों बहुत छोटा होता है, तो फिर हम चूंकि अब बड़े आवेशों की बात करते हैं, बहुत बड़े आवेशों की बात करते हैं, तो हम इसलिए इसको क्या कर देते हैं? एक छोटे से आवेश का कई सारा गुना लेते हैं, इसलिए अब छोटे से आवेश को नेग्लेक्ट मार देते हैं, एक छोटे से आवेश का गुना उना नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब कहे ना स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, तो आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना होगा बी नंबर में, चूंकि एक आवेश का परिमाण बहुत छोटा होता है, एक इलेक्ट्रॉन का के आवेश का परिमाण बहुत छोटा होता है, परिमाण अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है। क्या होता है बेटा? बहुत छोटा होता है। एक आवेश का जो परिमाण है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए क्वांटमीकरण की घटना जो होती है, आवेश का परिमाण अति सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, इसलिए बड़े आवेशों के लिए जब हम बड़े आवेशों की बात करते हैं ना, बड़े आवेशों के लिए यह घटना दृष्टिगोचर नहीं होती, दृष्टिगोचर नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है? यह घटना दृष्टिगोचर नहीं होती प्यारे बच्चों। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, समझ में आया? छोटे आवेशों के लिए तो संभव है, बहुत थोड़े आवेशों के लिए, लेकिन ज्यादा बड़े आवेशों के लिए घटना आपकी दृष्टिगोचर नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है, मान लीजिए कांच की हमारी छड़ है, ये कांच की छड़ है और इसे हम रगड़ रहे हैं किससे? रेशम के टुकड़े से। हमारे पास एक रेशम का टुकड़ा है, रेशम का एक टुकड़ा है, हम उससे रगड़ रहे हैं। कह रहा है कि दोनों पर आवेश आ जाता है, कांच की छड़ और रेशम दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना पे वस्तुओं के अन्य युग्मों का भी परीक्षण किया जाता है। मतलब रगड़ने वाली घटना बहुत सारी होती हैं, जहां पे एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है और उसके बाद हम घटना को रिकॉर्ड करते हैं। आगे कहता है कि स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि रगड़ने से पहले दोनों पर जो आवेश का परिमाण है वो फिक्स होगा, मतलब इस पर दोनों अनावेशित है। रगड़ने से पहले दोनों अनावेशित होते हैं प्यारे बच्चों, दोनों पर आवेश नहीं होता, इस पर भी आवेश नहीं होता और इस पर भी आवेश नहीं होता, दोनों पर कोई आवेश नहीं होता रगड़ने से पहले, रेशम पर भी नहीं, कांच पर भी नहीं।
इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के अंदर आवेश ही नहीं है, चार्ज नहीं है। इसका ये मतलब है कि दोनों के अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो है। मतलब इसके पास जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम में चले जाते हैं, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो रेशम होती है, चूंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं प्यारे बच्चों, तो रेशम कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। और चूंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि जब दो छड़ों को रगड़ा जाता है प्यारे बच्चों, कांच की छड़ को रेशम से, तो जो हमारा सिल्क है, जो रेशम है, वो कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। और जो हमारी कांच की छड़ है वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है प्यारे बच्चों, वो बॉडी क्या हो जाती है, दाता परमाणु कहलाती है, दाता कहलाती है, और वो धनावेशित हो जाती है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेती है, एक्सेस इलेक्ट्रॉनों को, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर लेती है, वो बॉडी कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, स्पष्ट कीजिए कि यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कैसे रखता है। बेटा आवेश अभी भी संरक्षित ही है, नेट चार्ज तो अभी भी बॉडी का जीरो ही है, पहले भी जीरो था, नेट चार्ज अभी भी जीरो ही है। मतलब इसने जितना दिया उतना ही इसने लिया। मान लो इसने इसके ऊपर आ गया माइनस प्लस का 2 कूलम आवेश आ गया, एक दो इलेक्ट्रॉन, चलिए हम मान लेते हैं कि निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके ऊपर प्लस का 2 कूलम चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर माइनस का 2 आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस का 2 आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस का 2 आ जाएगा। दो निकला, दो गया। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में स्थानांतरित हुआ है, आवेश सिर्फ स्थानांतरित हुआ है। यहाँ पे आवेश संरक्षित है, अभी भी आवेश का ना तो उत्पन्न हुआ है अभी भी, ना आवेश नष्ट हुआ है। आवेश सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर स्थानांतरित हुआ है। कुल मिला के आवेश अभी भी संरक्षित ही है। आवेश यहाँ पे नष्ट या उत्पन्न नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, आवेश सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे गया है। ठीक है, तो अभी भी क्या है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन कर रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD देखो 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। तो एक बार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग का शीर्ष बना लो बेटा। क्या हो जाएगा, ABCD, A रख दिया इधर, B रख दिया इधर, C रख दिया इधर, D रख दिया इधर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, सबके सब 10 सेंटीमीटर बना लीजिए। 10 ये भी है, 10 ये भी है, और 10 ये भी है, 10 ये भी है। सारे के सारे 10 सेंटीमीटर हमने बना लिए, सारे के सारे 10 सेंटीमीटर बना लिए बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 माइक्रोकूलम ए पर रखा है। ए पर कितना रखा है, 2 माइक्रोकूलम। ए पर रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे रख दिया 2 माइक्रोकूलम। बी पर रखा है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, बी पर रखा हुआ है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। सी पर रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम। डी पर रखा हुआ है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, डी पर रखा हुआ है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। चलिए सर, ठीक है। आगे इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम रखने पर कितना बल लगेगा। वर्ग के केंद्र पर, ऐसे वर्ग के केंद्र पर यहाँ पर कोई 1 माइक्रोकूलम रख दिया। अब बताइए इस 1 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा। तो प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, इस 1 माइक्रोकूलम पर जो यहाँ -5 माइक्रोकूलम है, इस 1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ खींचेगा। -5 माइक्रोकूलम इसे 1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, तो हम इस तरफ ऐसे एरो लगा दिया। उतना ही यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम जो इधर वाला है, उतना ही बल लगा कि इधर भी इसको खींचेगा, इधर भी इसको खींचेगा। तो जितना ये -5 माइक्रोकूलम इस 1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ बल लगा के खींचेगा, उतने ही परिमाण से ये -5 वाला इस एक को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों समान परिमाण से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इन दोनों के कारण तो ये बेचारा संतुलन में बैठा रहेगा। आप खुद बताइए, एक बॉडी है, उस बॉडी पर एक इंसान जितना बल इधर लगा रहा है, मान लो 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है, ये बॉडी तो संतुलन में रहेगी ना। ये बॉडी पर कोई नेट बल नहीं लग रहा, नेट बल इस पर अभी भी जीरो है, टोटल बल इस पर अभी भी जीरो है। ठीक है, तो वही हाल यहाँ पे भी हो रहा है। तो जितना -5 माइक्रोकूलम वाला इस 1 माइक्रोकूलम पर इधर लगा रहा है, उतना ही -5 वाला इसमें 1 माइक्रोकूलम पर इधर लगा रहा है। तो नेट बल अभी भी इस पॉइंट पर जीरो है। आगे देखते हैं, 2 माइक्रोकूलम वाला इस 1 माइक्रोकूलम पर बल बाहर की तरफ लगाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसको बाहर की तरफ धक्का मारेगा, बाहर की तरफ धक्का मारेगा, इस लाइन में बाहर की तरफ धक्का मारेगा। लेकिन उधर उतना ही धक्का ऊपर वाला भी मारेगा, उतना ही धक्का 2 माइक्रोकूलम तो ये भी तो है, ये 2 माइक्रोकूलम इस 1 माइक्रोकूलम को उतना ही ताकत लगा के इधर तरफ धक्का मार देगा। जितना ये वाला धक्का बाहर की तरफ मारेगा, उतना ही प्लस वाला ये है उसको धक्का नीचे की तरफ मार देगा। अब बताइए नेट बल कितना लग रहा है, इस बॉडी पर नेट बल कितना लग रहा है। आपका आंसर होगा सर 0 लग रहा होगा, 0 लग रहा है। क्यों, क्योंकि बॉडी कैसी है, संतुलन की अवस्था में है बेटा, संतुलन की अवस्था में है।
निकालने की जरूरत ही नहीं है, चित्र देख करके आप मात्र बता सकते हो बॉडी संतुलन की अवस्था में है। बॉडी पर नेट बल अभी भी 0 लग रहा है, टोटल बल अभी भी 0 लग रहा है, क्योंकि 2 माइक्रोकूलम बल से इसने पीछे की तरफ ढकेला, इस 2 ने उसको उतना ही बल लगा के ऊपर ढकेला, इस 5 ने उसको इधर की तरफ खींचा, क्योंकि माइनस था ये तो इसको खींचेगा, ये भी माइनस था तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। भैया ये दोनों संतुलन कर रहे हैं, ये दोनों संतुलन कर रहे हैं, काम खत्म, नेट बल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र एक सतत वक्र होता है, अर्थात कोई क्षेत्र एकाएक नहीं टूट सकती। एक सतत वक्र होता है, एक कंटिन्यूअस वक्र होता है। आपको मैं बता दूं स्थिर विद्युत क्षेत्र होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्लस आवेश रखा है, ये प्लस क्यू आवेश है। अब इस प्लस क्यू आवेश में कोई एक छोटा सा क्यू आवेश लाया, नेट क्यू आवेश 0 है इसका, मान लेते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश है। ये क्यू क्या है, एक परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को जब हम इसके निकट लाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये वाला इस पर जिधर तरफ बल लगाएगा, ये वाला आवेश इस पर जिधर तरफ बल लगाएगा, इसको अपनी तरफ या तो बाहर की तरफ ढकेलेगा। मान लो इसको मैं और पीछे ला करके रख देता हूँ, चलो मैं इसको और पास में ला के रख देता हूँ, यहाँ पास ला करके इस क्यू नॉट को ला के रख देता हूँ। अब ये वाला आवेश इसको जिधर तरफ बल लगा के ढकेलेगा, जिस दिशा में बल लगा के ढकेलेगा उस दिशा में, मान लीजिए इधर की तरफ बल लगा के ढकेला, अगर यहाँ रखा तो इसको ऊपर की तरफ ऐसे बल लगा के ढकेलेगा, यहाँ रखा तो इधर तरफ बल लगा के ढकेलेगा, यहाँ रखा तो इधर तरफ बल लगा के ढकेलेगा, यहाँ रखा तो इधर बल लगा के ढकेलेगा। तो जिधर तरफ भी इस परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को जिधर तरफ ये कैपिटल क्यू ढकेलता है, उधर तरफ ही हम मानते हैं कि इस क्यू के चारों तरफ एक बल रेखा निकल रही है। वो जो इसकी पथ रेखा होती है ना, जो इसको ढकेला है, जिस रास्ते से इसको ढकेला है उस रास्ते को हम मिलाते चले जाते हैं। मान लो अगर हम इस क्यू नॉट को यहाँ पे रखते, क्यू नॉट को यहाँ पे रखते, तो ये कैपिटल क्यू जो है बड़ा वाला क्यू, इसको इस रास्ते में ऐसे ढकेल देता, तो हम इस रास्ते को ऐसे मिला लिए। यहाँ रखते तो इधर ढकेल देता, तो हमने इस रास्ते को ऐसे मिला लिया। तो जिस रास्ते में उसको ढकेलता हम उस रास्ते को मिलाते चलते हैं। इस हिसाब से जो प्लस क्यू आवेश होता है बेटा, उसके चारों तरफ ऐसे बल रेखाएं निकलती हैं। हम मानते हैं कि प्लस क्यू आवेश से किधर तरफ ऐसे बल रेखाएं निकलती है, सतत, बिल्कुल ऐसे समांतर, ऐसे सीधा कंटिन्यूअस होती हैं, पूरी की पूरी कंटिन्यूअस सतत होती हैं, कहीं पर टूटी नहीं होती। सतत और असतत में अंतर देखिए, सतत मतलब होता है चलती हुई पूरी, असतत मतलब ऐसे टूटी हो, ऐसे नहीं होती, सतत होती है, इस तरीके से नहीं होती। ठीक है, तो जो सतत रेखाएं होती हैं वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलती हैं, बिल्कुल सतत होती है, इस तरीके से जानिए। तो प्लस आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं और माइनस आवेश में क्या होती है, भीतर की तरफ प्रवेश करती है। माइनस आवेश में भीतर की तरफ ऐसे प्रवेश करती है, ऐसे भीतर की तरफ कुछ इस प्रकार से प्रवेश करती है माइनस आवेश में। ठीक है, ऐसे इस तरीके से भीतर की तरफ माइनस आवेश में आती है। कहता है कि अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट सकती है, नहीं टूट सकती भैया। कोई क्षेत्र रेखा टूट कैसे सकती है एकाएक, नहीं टूट सकती। ठीक है, ये कैसी होती है, सतत वक्र बनाती है, सतत वक्र बनाती है, टूट नहीं सकती। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करती। बिल्कुल नहीं कर सकती, आपको क्लास में पढ़ाया गया, इसका आंसर लिखाया गया है बकायदा कि दो क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करेंगी तो कटान बिंदु पर क्या होगा, कटान बिंदु पर प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा प्राप्त होगी। अगर दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदन कर देंगी, काट देंगी, तो कटान बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा प्राप्त होगी, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर दो क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नहीं मिल सकती। आप इसका उत्तर लिखिएगा, लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए। चलिए, दो बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि अगर वो काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा प्राप्त होगी, जो कि असंभव है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम और QB बराबर कितना दिया है, -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। पहले एक हमें QA दिया हुआ है, कितना दिया है, 3 माइक्रोकूलम दिया है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हमें एक QB दिया हुआ है, यानी कि दूसरा आवेश दिया हुआ है, कितना दिया है, -3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। कह रहा है एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हम इनको 20 सेंटीमीटर दूरी पर दिखा दे रहे हैं, 20 सेंटीमीटर दूरी पर हम इसको दिखा दे रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र के मध्य बिंदु O पर बिल्कुल सेंटर पर कह रहा है, बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेंटर पर आप निकाल नहीं पाएंगे भैया। प्लस वाले के कारण बताइए इस इधर कितना होगा, -3 वाले के कारण यहाँ पे बताइए। ठीक है, बताइए जरा देखिए, ध्यान से देखिए, इस +3 माइक्रोकूलम के कारण यहाँ पर जो भी तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी, इस दिशा में होगी। -3 माइक्रोकूलम वाले आवेश के कारण जो भी यहाँ पर तीव्रता होगी वो भी इस दिशा में होगी।
याद रखिए, आपको बताया था प्लस वाले से जो तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ और माइनस वाले से जो तीव्रता होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो प्लस वाले के कारण जो E1 तीव्रता होगी, इस प्लस वाले आवेश के कारण जो तीव्रता होगी E1 मान लेते हैं वो बाहर की तरफ होगी, और -3 कूलम के कारण जो तीव्रता इस बिंदु पर होगी वो भी क्या होगी, बाहर अंदर की तरफ होगी, माने उसी दिशा में होगी। तो E1 और E2 सेम ही दिशा में है, E1 और E2 क्या है, सेम ही दिशा में है। तो फिर अगर मुझे निकालना होगा E1 का वैल्यू मैं निकालूंगा तो E1 बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, ये आएगा। इतना ही परिमाण Q2 भी मतलब E2 भी आएगा, जो दूसरा वाला आवेश है, उसके कारण भी तीव्रता इतनी ही आएगी। देखिए कैसे निकालोगे दूसरे वाले आवेश के कारण तीव्रता, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, यहाँ पे Q1 लिख देते हैं, यहाँ पे Q2 लिख देते हैं, Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दूरी तो समान है ना, Q से जितनी ये दूरी है उतनी दूरी है, क्योंकि मध्य बिंदु बोला हुआ है, मध्य बिंदु इसने बोल रखा है, मध्य बिंदु वो तो जितना यहाँ से यहाँ दूरी होगा 10 सेंटीमीटर, उतना ही यहाँ से यहाँ दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो E1 और E2 दोनों चूंकि एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो टोटल जब हम ये निकालेंगे तो आएगा E1 प्लस E2, दोनों एक ही दिशा में है, जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों को जोड़ के लिखिए क्या हो जाएगा, चूंकि Q और Q1 और Q2 ना हो करके, देखिए परिमाण में दोनों समान है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, परिमाण में दोनों समान है बट दिशा में अंतर है ना। तो Q1 Q2 परिमाण में तो दोनों समान में है, तो हम इनको Q1 Q2 क्यों लिखे, हम इनको क्यों ही लिख सकते हैं बस, इनको हम क्यों ही लिख सकते हैं बस, एक ही आवेश तो है दोनों का, एक ही आवेश तो है दोनों का, भले परिमाण में माइनस प्लस है लेकिन आवेश का परिमाण तो दोनों का क्यों ही है ना। तो हम दोनों को अलग अलग आवेश क्यों लिखे। दूरी भी देखिए, दूरी भी इससे यहाँ तक की दूरी 10 है, इससे यहाँ तक की दूरी 10 है, तो हमने दोनों को R भी लिखा है, R1 R2 भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दोनों अगर सेम है बेटा, तो अगर रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, दोनों तो हमने सेम रख दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, वह फॉर्मूला रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, यही हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएगा ना, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 से गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखेंगे, अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 की घाते 9 होता है। क्यू का वैल्यू कितना होता है भैया, आवेश है क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइक्रो कूलम है, रख दो क्यू की जगह रख दो 3 माइक्रो कूलम 10 की घाते -6 कूलम, बटे में दूरी R स्क्वायर, R तो दूरी हो गई ना, R तो दूरी हो गई। अब दूरी कितना रखोगे यहाँ, 10 सेंटीमीटर, ये दूरी रखोगे कि नहीं भैया, ये दूरी ठीक है, तो R 10 सेंटीमीटर रखिए, R का वैल्यू 10 गुणे में 10 की घाते -2, सेंटीमीटर को मीटर में भी तो बदलना होता है, ठीक है। आगे स्क्वायर लगा दीजिए, आगे देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9 गुणे नंबर एक साइड कर लीजिए, 2 गुणे 9 गुणे 3, इस तरीके से 9 गुणे 3। अब इसको एक साइड कर लीजिए, 9 में से 6 निकल गया बेटा, 3 बचा, 10 की घाते 3 बचा, बटे नीचे देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया, नीचे हो गया 100, गुणे में 10 की घाते -2 का स्क्वायर, 10 की घाते -4, सॉल्व कर लीजिए इसे, ये 10 की घाते 2 है, इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 गुणे 10 की घाते 9 दूनी 18, 18 तिरिक कितना हो गया 27 तिरिक, या फिर कैसे भी कर लिए, 3 दूनी 6, 9 6 54, ठीक है 54 हो गया, 54 हो गया। N2 में कितना हो गया, 10 की घाते 3 है, 10 की घाते 3 है। अब यहाँ से आप चाहो तो 10 की घाते 3 को 100 से काट सकते हो, अगर 100 से 10 की घाते 3 मतलब होता है 1000, 100 से अगर आप 1000 को काटोगे तो 1 10 बचेगा अभी भी, है ना, तो 1 10 अभी बचेगा, चाहो तो इसको ऐसे काट सकते हो, एक बार में ऐसे कट जाएगा, 1 10 बचेगा बस इसके पास, इसके पास 1 10 बचेगा बस, -4 ऊपर चला गया तो +4 बन जाएगा, लेकिन फिर 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 54 गुणे 10 की घाते 5 हो जाएगा, और अगर एक पॉइंट भी शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁶, इतना हो जाएगा। अगर आप इसका मात्रक भी लगा देंगे तो न्यूटन प्रति कूलम कुछ इस प्रकार से ऐसे मात्रक भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा इसके केंद्र पर तीव्रता की वैल्यू, ठीक है। कौन सा प्रश्न, 8वां नंबर हमारा प्रश्न हो गया कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। कितना आएगा हमारा आंसर, सब बच्चे समझ गए हो, ठीक है, कितना आएगा 5.4 इंटू 10⁶। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें आगे भी तो पूछ रहा है, आगे भी तो कुछ पूछ रहा है, कह रहा है यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो यह कितने बल का अनुभव करेगा, कितने बल का अनुभव करेगा भैया, इस पॉइंट पर कह रहा है इतना आवेश रख दिया जाए, इतना आवेश रख दिया जाए, तो बल पूछ रहा है ना हमसे, क्योंकि बल पूछ रहा है तो बल F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा।
अब Q का वैल्यू तो हमें दिया है, कूलम का आवेश का तो मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया है आवेश का मान 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आवेश की वैल्यू हमें गिवन है, आवेश हमें दिया है, Q की जगह हम रख देंगे 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और E जो है, जो क्षेत्र की तीव्रता है, वो भी तो हमें दी है, अभी तो आपने निकाला नेट तीव्रता, अभी तो आपने निकाला, देखिए इसको सॉल्व करके अभी निकाला ना, नेट तीव्रता कितनी आई 5.4 इंटू 10⁻⁶, 5.4 इंटू 10⁻⁶ आया है, हम यहाँ पे रख देंगे 5.4 इंटू 10⁻⁶। चलिए, अब इसमें आप चाहे तो गुणा करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको होमवर्क में आप इसको गुणा कर सकते हैं, 1.5 को 5.4 से गुणा कर दीजिए जो भी आए, और इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 -9 में से 6 निकल गया, 10 की घाते कितना बन जाएगा 6 7 8 9, माइनस का 3 बचा, गुणे में इन दोनों को गुणा करके आप आराम से सॉल्व कर लीजिए 1.5 5.4। आप निश्चित ही गुणा तो कर ही लोगे, गुणा तो कर ही लोगे, है ना। तो इसको गुणा कर लीजिएगा, और गुणा करने पर जो भी आएगा वो आपका बल आ जाएगा, न्यूटन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका होमवर्क है, कर लो यार, कर लो थोड़ा सा। आप 12 में हो तो गुणा तो कर लोगे, मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। चलो गुणा कर लेना, 1.5 5.4 का गुणा कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर इतना, QB बराबर इतना, क्रमशः इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर पर अवस्थित है, निकाय का कुल आवेश और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए पहले तो कुल आवेश पहले निकालिए, यहाँ पे कुल आवेश पूछ रखा है, तो कुल आवेश में QA मुझे दिया हुआ है, QA बराबर मुझे दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और QB बराबर मुझे दिया हुआ है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। बेटा जितना ये प्लस में है उतना ये माइनस में है, जितना वो प्लस में है उतना ही माइनस में है। तो जब आप कुल आवेश निकालिएगा, टोटल चार्ज निकालिएगा, कुल आवेश निकालोगे बेटा, तो प्रश्न के अनुसार कुल आवेश यहाँ पे आ जाएगा 0। प्लस माइनस कट जाएगा ना, जितना प्लस में उतना माइनस में, तो कुल आवेश तो 0 हो जाएगा ना। तो इतना यहाँ पे कुल आवेश तो 0 हो जाएगा, चूंकि इतना ही प्लस में है इतना ही माइनस में है, तो कुल आवेश तो प्लस माइनस खत्म। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। आप फॉर्मूला जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L, ये होता है। Q का वैल्यू हमें पता है क्या, Q का वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है। देखिए Q का वैल्यू हमें पता है, कोई भी एक उठा के रख दीजिए, कोई भी एक, तो हमने यहाँ रख दिया 2.5 इंटू 10⁻⁷। अच्छा, L का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, L का वैल्यू क्या होगा। L देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा प्यारे बच्चों, देख लीजिए। इधर बना दीजिए x, इधर बना दीजिए y, और इधर बना दीजिए z। हमने z को ऊपर मान लिया है, आप z को ऊपर मान सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऊपर तो y होता है, इधर तो z होता है आप जेड को भी ऊपर ले सकते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार आप जेड को भी ऊपर ले सकते हैं। चलिए, ऊपर जेड हमने ले लिया, हमने यहाँ पर इस तरीके से नीचे खींच लिया। अच्छा, यहाँ पे जो आएगा हमारा वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर जो पॉइंट लोगे तो यहाँ पर प्लस आएगा ना, यहाँ पे प्लस है। जब आप प्लस देखिएगा तो प्लस 15 सेंटीमीटर ऊपर बी हमें मिलेगा, तो बी हमें 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर ऊपर ये मिला है, 15 सेंटीमीटर ये है बेटा। और 0 से नीचे की तरफ जो 15 सेंटीमीटर है, नीचे की तरफ 15 सेंटीमीटर, जो -15 सेंटीमीटर ये आपको लिखा हुआ है, ये ए पॉइंट ये दिया हुआ है, ये दिया है माइनस का 15 सेंटीमीटर, ये नीचे की तरफ गया है। एक ऊपर गया है उतना ही नीचे गया है परिमाण में। तो अगर आप इसका 2L ले रहे हैं ना, तो सिर्फ आप 15 सेंटीमीटर रखिए, बस 2 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणे में 15 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू 15 सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करके ऐसे रख दीजिए, बात खत्म। यहाँ पे सॉल्व करके लिख दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 2.5 दूनी 5 हो गया, 5 का 15 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 2.5 दूनी कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। 5 को हमने किससे गुणा कर दिया, 15 से गुणा कर दिया। 10 की घाते -7 से -9, 7 8 9 -9, 10 की घाते -9 हो गया। अब इसमें मात्रा किसका क्या लगाओगे, कूलम मीटर लगा दोगे। क्या आप 15 को 5 से गुणा कर पाओगे, 15 को 5 से गुणा तो कर ही लोगे जी, हाँ नहीं गुणा कर पाओगे, कर लेना गुणा, और मुझे यहाँ पे फाइनल आंसर बताना पॉइंट शिफ्ट करके, ठीक है। कितना हो जाएगा फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका कमेंट बॉक्स में 9वें नंबर का फाइनल आंसर बताना है गुणा करके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 × 10 की घाते -9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतने परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है, बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। बल आघूर्ण पूछ रहा है, टाउ का वैल्यू पूछ रहा है। टाउ बराबर होता है बेटा PE sin थीटा। क्या होता है, PE sin थीटा होता है। फॉर्मूला पहले तो याद होना चाहिए, फॉर्मूला सब बच्चों को याद होना चाहिए बल आघूर्ण का। तो P का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, कोई वैद्युत द्विध्रुव इतने परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब ये तो वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है आपको, ये आपको वैद्युत क्षेत्र दे रखा है न्यूटन प्रति कूलम। ई का वैल्यू दे रखा है 5 × 10 की घाते 4। चलिए सर, पी का वैल्यू कितना दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण, ये पी का वैल्यू दे रखा है 4 × 10 की घाते -9, ये दिया हुआ है। साइन थीटा में साइन कितना दे रखा है बेटा, साइन 30 दे रखा है, साइन 30। साइन 30 का वैल्यू सब बच्चे जानते हैं 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। चलो साइन 30 का वैल्यू भी पुट कर दे रहे हैं 1/2, ठीक है।
अब 2 से 4 कट गया, 2 बार में 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, गुणे में 9 में से 4 निकल गया, 10 की घाते माइनस का 5 निकला, 5 4 9, ठीक है, 9 में से 4 निकल गया माइनस का 5, ठीक है। आगे देखते हैं, और यहाँ पे आप चाहो तो प्लस यहाँ पे 1 लगा हुआ है, प्लस 1 लगा है तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, या तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया 1 गुणे में 10 की घाते कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 5 और माइनस 1 मिल के माइनस का 4 हो जाएगा इतना, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक लगा सकते हैं, बला गुण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए ये हो गया प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, देखते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइए कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने ऋणावेश से आवेशित होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है आपसे, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। यहाँ पे कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का जो टुकड़ा है इतने कूलम के ऋणावेश से आवेशित होता है। पॉलीथीन का टुकड़ा आवेशित हो रहा है, पॉलीथीन का टुकड़ा यहाँ पे ले लिया, ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन का टुकड़ा इतने कूलम का ऋणावेश आवेशित हो रहा है ऊन से रगड़े जाने पर, ऊन से रगड़ा है, ऊन ये है, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतने कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया, पॉलीथीन का टुकड़ा आवेशित हो गया, वो भी ऋणावेश इसके ऊपर आया, ऋणावेश इसके ऊपर आ गया, ऋणावेश आ गया है मतलब इतना इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ होगा, इसमें ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, ऋणावेश कब आता है किसी बॉडी पे, किसी बॉडी पर ऋणावेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस पर हो जाए अधिकता से, उसकी जो भी न्यूट्रल स्थिति है, अनावेशित अवस्था है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। जब इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक बाहर से आ गया है तो इस कारण ये ऋणावेशित हो गया है, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, ऊन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऊन धनावेशित हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, स्थानांतरित पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित करने के लिए पूछ रहा है, मतलब आपसे n का वैल्यू दिया हुआ, n का वैल्यू निकालने को कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित करने को पूछ रहा है इस प्रश्न में, ए पार्ट में। तो n का वैल्यू निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो निकालना है। तो हमारे पास क्या Q का वैल्यू दिया है, बिल्कुल Q का वैल्यू तो हमें दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब मुझे n का वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, बस फॉर्मूला पुट करिए और सीधा आंसर लिखिए, Q बराबर n × E में से E बराबर यहाँ पे, और n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर जब आप निकालिएगा तो n बराबर Q अपॉन में E हो जाएगा। Q का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁷, और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, दोनों वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा। आप अब डिवाइड तो कर लोगे, -19 ऊपर चला गया, +19 हो जाएगा, तो 3 अपॉन में 1.6, आप चाहो तो पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा तो 10/16 हो जाएगा, 10/16 लिख लीजिए, गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा -7 और +19, 7 8 9 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 7 8 9, तो 30/16 गुणे 10 की घाते 12, ठीक है, तो 10 की घाते 12, 30/16 को आप चाहो तो डिवाइड कर लो, और चाहो तो 30/16 को अगर आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो मैं डिवाइड कर दूं, आप कर लोगे यार डिवाइड, 16 1 जा 16 हो जाएगा, कट जाएगा, कुछ बार में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 आ जाएगा ना, 2 2 4, हाँ 14 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, तो इसी तरीके से आप काटते चले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे काट सकते हो, तो आगे काट लेना, कर लेना सवाल, ठीक है, हल कर लेना, 30/16 को डिवाइड करके गुणे 10 की घाते 12 आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण होता है। संगति मीन्स होता है बेटा द्रव्यमान, संगति मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान होता है, बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका बी पार्ट मैं करने जा रहा हूं, बी पार्ट, तो बी पार्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है भैया, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है इतना 30/16, 30/16 गुणे 10 की घाते कितना 12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है, इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है बेटा। क्यों अपॉन में ही निकाला, क्यू का वैल्यू हमने लिखा भैया इतना, ई का वैल्यू हमने लिखा 1.6 × 10⁻⁻19, ऊपर चला गया +19 हो गया, 7 8 9 12 इलेक्ट्रॉन, भाई साहब 12 इलेक्ट्रॉन 10 की घाते इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, बताइए एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इतनी सारी है, यहां पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का अगर इतना द्रव्यमान दिया हुआ है तो फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अगर हम गुणा कर दें तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मास निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का, कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है।
बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पे कुल द्रव्यमान अगर निकालें, कुल द्रव्यमान अगर हम निकालें कि कितना द्रव्यमान यहाँ स्थानांतरित होगा, तो कुल द्रव्यमान आ जाएगा बेटा, इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है, कितनी संगति स्थानांतरित हुई है। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/16 गुणे 10⁻12 गुणा कर दिया 9.1 इंटू 10⁻31। आप इसे भी सॉल्व कर ही लोगे, मुझे तो लगता है सॉल्व हो जाएगा। जब इसका जीरो इससे गुणा हो जाएगा तो ये 91/3 बन जाएगा, ऊपर 91/3 बन जाएगा, क्योंकि इसके जीरो ने इसके पॉइंट को हटा दिया। बटे में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुणे में 10⁻12 में से 31 निकल गया। चलिए 31 में से 12 घटा के देखिए, 9 आया, 10 11 और 2 में से 1 गया, 1 आया, माइनस आया, 10⁻−19 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप इसे सॉल्व कर लेना, पहले 91 को 3 से गुणा करना, जो भी आएगा उसे 16 से भाग कर देना। इतना तो कर लोगे ना, गुणा भाग होमवर्क में कर लोगे, है ना। तो इतना करके बेटा इसे सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व करके आंसर बताना मुझे कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। केजी में आएगा आपका आंसर, ठीक है, किस में आएगा, केजी में आएगा। जो भी आंसर आएगा केजी में आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपने केजी में रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ द्रव्यमान भी केजी में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश इतना इतना हो तो पारस्परिक विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। गोले के बीच की दूरी की तुलना में ए और बी की त्रिज्याएं नगण्य है। अच्छा क्या दे रहा है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, ए है और बी है, ए है और बी है, दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे केंद्रों के बीच की दूरी टोटल हमें दी है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दूरी हमें आर बराबर लिख देते हैं 50 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश इतना हो। अच्छा, इसके ऊपर भी अलग इतना आवेश है, इसके ऊपर इतना आवेश है। चलिए ठीक है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं क्यू बराबर कितना आवेश है, 6.5 इंटू 10⁻⁷। इसके ऊपर भी क्यू बराबर कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम का। दोनों के ऊपर इतना इतना ही चार्ज है। आगे क्या कह रहा है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। इसमें एफ का मान पूछ रहा है बेटा, ये तो बड़ा आसान है। एफ का मान पूछ रहा है, कितना आसान है, गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए और बी की त्रिज्याएं नगण्य है, इसका कोई मतलब नहीं है। एफ का वैल्यू पूछ रहा है बस, एफ का वैल्यू क्या नहीं निकाल पाओगे। बल बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो होता है। 1/4πε0 का वैल्यू पता है सब बच्चों को, कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है सर, Q1 का वैल्यू इतना दिया है, Q2 का वैल्यू इतना दिया है। Q1 का Q2 दोनों ही उतना है। Q1 का भी वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁷ और Q2 का भी वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁷। दोनों चूंकि बराबर है तो हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, गुणा हो गए तो दोनों स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हमने स्क्वायर कर दिया। आर स्क्वायर, आर क्या है, दूरी है, इनके बीच की दूरी जो है हमने दी है 50 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे रख देते हैं 50, और सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर देंगे -2 करके, और इसका स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चों। आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, आसान है, कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे 6.5 का स्क्वायर करना है, मतलब 6.5 इंटू 6.5 इंटू में 9 से गुणा कर दीजिए, जो भी आए आपका। ठीक है, अब उसके बाद 50 है तो 50 का स्क्वायर करिए, यहाँ पे 50 का स्क्वायर करिए, -2 का स्क्वायर करिए, सबका स्क्वायर करके सॉल्व करो अपने से सॉल्व करोगे तभी आएगा, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल जब तक आप इसमें वैल्यूज को सॉल्व नहीं करोगे, फॉर्मूला मैं बता दूंगा, करने का तरीका भी एक टीचर बता देगा, लेकिन जब तक आप अपने से कॉपी पेन चलाओगे नहीं तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कॉपी पेन अपने से चलाना पड़ेगा साथियों, बिल्कुल चलाइए, कॉपी पेन चलाइए, निकालिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, जो भी गलत सही होता है आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया मेरे पास। आगे इसमें क्या रहा है कि यदि प्रत्येक बल गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, हर एक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, मतलब ऐसे एक गोला है, ऐसे एक गोला है, इस पर आवेश क्यों है बेटा, इस पर आवेश क्यों है, इस पर आवेश की मात्रा दोगुनी आती है, इसको 2 क्यों कर दी जाए, इसको 2 क्यों कर दी जाए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। मतलब अभी इसके बीच में जो दूरी है, मान लेते हैं अभी इसके बीच की दूरी r है, अभी इसके बीच की दूरी r है, हमने r बराबर 50 माना है, दिया है हमें प्रश्न में, अभी दूरी r है, अब दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। मतलब अब दूरी कितनी हो जाए, r/2 हो जाए बेटा, r/2 हो जाए दूरी, r/2 हो जाए, आधी हो जाए दूरी।
अब बताइए कितना हो जाएगा बल, बल कितना हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन। बल एफ डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले बल कितना था? देखिए जब पहले क्यू आवेश था, इस पर भी क्यू आवेश था, दोनों पर क्यू आवेश था और इनके बीच की दूरी आर थी, तो जो बल था एफ बराबर वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर बटे में दूरी का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। पहले बल ये था बेटा, जब दोनों आवेश क्यू क्यू थे और उनके बीच की दूरी आर थी तो बल ये था क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर हो गया था। अब कह रहा है कि दोनों को दुगना कर दिया जाए, आवेश को मात्रा को दुगना यानी क्यू को 2 क्यू कर दिया जाए, इसको भी क्यू को 2 क्यू कर दिया जाए और इनके बीच की दूरी आर ना होकर के कितनी हो जाए? आधी हो जाए, आर बटे 2 हो जाए। आधी का मतलब यही होता है ना, आर बटे 2 हो जाए, आधा हो जाए। अच्छा आप देखिए बल का परिमाण कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माने ये वाला आवेश, ये वाला आवेश कितना हो जाए बेटा? 2Q, ये हो गया 2Q रख दिया। ये वाला Q2 यानी ये भी 2Q बटे में इनके बीच में दूरी जो है वो आधी हो जाए यानी आर बटे 2। दूरी का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। सॉल्व करो इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करो बेटा। 2 2 जा कितना हो गया? 4Q स्क्वायर, 4Q स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया? आर स्क्वायर बटे में नीचे कितना आ गया? 2 का स्क्वायर करे 4 आ गया। ये 4 घूम के चला गया ऊपर चला गया तो कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ गया? 4 चौके 16 हो गया। कितना हो गया बेटा? 16Q स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। आप इस 16 को चाहो तो आगे करके लिख दो, 16 को आगे करके लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा? 16 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ना, 16 को आगे करके लिख दिया, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बेटा, ये वैल्यू आपको एफ के बराबर मिलेगी। तो हमारा आ जाएगा 16F, माने जो भी बल आएगा वो 16 गुना हो जाएगा। अब जो भी बल आएगा वो पहले वाले आवेश बल का कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ डैश जो लिखोगे, एफ डैश बराबर वो हो जाएगा 16 इंटू एफ, 16 इंटू एफ। अच्छा पहले बल की तुलना आप गणना कर ही लोगे, पहले यहाँ से बल आप निकाल ही लोगे। इसको सॉल्व करना, एफ की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर एफ की वैल्यू आ जाएगी तो फिर यहाँ से एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो 16 इंटू एफ आपको प्राप्त हो जाएगा, 16 इंटू एफ आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एफ की वैल्यू जो भी आपकी एफ की वैल्यू आए यहाँ पे रख के 16 से गुणा कर दीजिएगा तो अब जो एफ आएगा एफ डैश वो मिल जाएगा। इसको आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं। चित्र 1.30 में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशित कणों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस आवेशित कण की संगति क्यू अपॉन एकाम का मान अधिकतम होगा। अच्छा ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बेटा, मैं इसका चिन्ह आपको बता, डायग्राम इसको बना देता हूँ। डायग्राम क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। ऐसे एक प्लेट बनी हुई है, ऐसे एक प्लेट है और प्लेट में ऊपर धनावेश है, प्लेट में ऊपर धनावेश है और प्लेट में नीचे वाली प्लेट पर ऋणावेश है, ऋणावेश है। ऊपर वाली प्लेट पर धनावेश है और नीचे वाली प्लेट पर क्या है? ऋणावेश है। ध्यान से सुनिएगा, आगे देखिए क्या है, यहां से ऐसे गई है एक तार, ऐसे गया है एक तार, ऐसे गया और ऐसे गया। तार क्या मतलब? आवेशित कण है, कोई एक कण है, आवेशित कण इनके विद्युत क्षेत्र में ऐसे प्रवेश कर गया और ऐसे जाकर ऐसे चला गया। एक आवेशित कण एक विद्युत क्षेत्र में ऐसे जाकर प्रवेश करा तो ये विद्युत आवेशित कण इधर निकला। दूसरा आवेशित कण यहां से गया तो यहां से ऐसे निकला, ऐसे गया, ये दूसरा आवेशित कण है, यहां से गया ऐसे निकला। तीसरा आवेशित कण यहां से गया ऐसे जाकर के ऐसे हो गया, ये तीसरा आवेशित कण। 3 आवेशित कण है बेटा, 3 आवेशित कण है, आप ध्यान से देख पा रहे हो, 3 आवेशित कण है। एक आवेशित कण यहां से गया विद्युत क्षेत्र में, एक आवेशित कण यहां से गया ऊपर की तरफ चला गया। आप बताओ जरा पहला और दूसरा आवेशित कण कौन सा आवेश होगा? इन दोनों आवेशित कणों पे कौन सा आवेश रहा होगा? क्या आप देख के बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। देख के कैसे बता सकते हो भैया? ये जो आवेशित करते देखो, जाते 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 ऊपर की तरफ प्लस प्लेट की तरफ मुड़ गए, प्लस प्लेट की तरफ ये मुड़ गए। अब अगर प्लस प्लेट की तरफ ये मुड़ेंगे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब निश्चित ये कैसे होंगे? ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों देखिए प्लस प्लेट की तरफ ऊपर जाके ऐसे मुड़ गए, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे बेटा? ऋणावेशित होंगे, ऋणावेश होंगे। ये दोनों ऋणावेश होंगे यानी माइनस के चार्ज के होंगे, क्योंकि ये दोनों जाकर के प्लस प्लेट पर ऊपर मुड़ रहे हैं। और ये वाला जो नीचे वाला है इसका देख रहे हैं, ये माइनस प्लेट की तरफ आ रहा है, ये माइनस प्लेट की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये किधर होगा? ये कैसा होगा? ये धनावेशित होगा, ये धनावेश होगा। कोई धनावेश ही तो माइनस वाली प्लेट की तरफ आकर्षित होगा, धनावेश यहाँ से गुजरेगा तभी वो माइनस वाली प्लेट की तरफ आकर्षित होगा। ऋणावेश अगर इनके बीच में गुजरेगा तो वो प्लस वाली प्लेट के ऊपर आकर्षित होगा, प्लस वाली प्लेट की तरफ आकर्षित होगा। धनावेश जो गुजरेगा वो माइनस वाली प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे कह रहा है कि बताइए इनमें से किस कण का आवेश संगति Q अपॉन में M का अनुपात अधिकतम होगा।
तो बिल्कुल तीसरे वाले का अधिकतम होगा। आप देख पा रहे हैं इनका द्रव्यमान क्या है बेटा, इसका द्रव्यमान ज्यादा है कि कम है बताइए, इसका द्रव्यमान ज्यादा है कि कम है बताइए। ये नीचे की तरफ है तो Q अपॉन M का मान किसका अधिकतम होगा बेटा, इस वाले का अधिकतम होगा, नीचे तीसरे वाले का, तीसरे वाले का निश्चित ही तीसरे वाले का अधिकतम होगा Q अपॉन M का मान। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा और इसे नोट कर लीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होगा सब सारे बच्चों बताइए। ठीक है, जो यहाँ पे इसका Q अपॉन M है ना, जो विचलन होता है Q अपॉन M, Q अपॉन में M का जो अनुपात है वो M पर निर्भर कर रहा है, M पर निर्भर कर रहा है ना, इसलिए जो है इसका Q अपॉन M का मान में इस तीसरे वाले नंबर का अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻³ आई कैप दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। एक विद्युत क्षेत्र है आई कैप मतलब होता है एक्स अक्ष की दिशा में, आई कैप मतलब होता है एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र है, और एक्स अक्ष की दिशा में कितना विद्युत क्षेत्र है बेटा, ई बराबर हमें दिया हुआ है 3×10⁻³ इतना विद्युत क्षेत्र है, न्यूटन प्रति कूलम ये दिया हुआ है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका वाई जेड तल के समांतर है, वाई जेड तल के समांतर, वाई जेड किधर होगा बेटा, अगर ये एक्स अक्ष की दिशा में है विद्युत क्षेत्र हमारा, एक्स अक्ष की दिशा में अगर विद्युत क्षेत्र जा रहा है तो कल्पना करिए एक ऐसे तल की जो वाई जेड तल ऐसा हो, वाई जेड तल समझ रहे हैं, ऐसा विद्युत क्षेत्र है, इस तरफ विद्युत क्षेत्र है, और वाई जेड तल एक ऐसा तल है, एक ऐसा तल है, इसमें से पास हो रही है सारी बल रेखाएं, ऐसे बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ दिखाने के लिए नहीं है, फिर भी मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको चित्र बना के। चलिए मैं चित्र बना के दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा चित्र बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा तल है बेटा, कुछ ऐसा तल है, और यहाँ से बल रेखाएं ऐसे पास हो रही हैं, ऐसे पास हो रही हैं, ऐसे पास हो रही हैं, एक्स अक्ष की दिशा में ऐसे पास हो रही हैं, इस तरीके से बल रेखाएं निकल रही हैं। एक्स अक्ष की दिशा में बल रेखाएं हैं, वाई और जेड की दिशा में, वाई और जेड की दिशा में ये तल है, वाई जेड तल हमारा वाई और जेड की दिशा में तल है। आगे क्या कहता है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है प्यारे बच्चों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व के समांतर से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स फाई की वैल्यू पूछ रहा है, और फाई बराबर कितना दिया हुआ है, मतलब कह रहा है कि फाई की वैल्यू तो पूछा है आपसे, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, तो अगर वर्ग का भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का भुजा अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। कक्षा 10 में बताते हैं आपको, कक्षा 10 में बताया जाता है ना कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुणे भुजा। तो वर्ग का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, यानी ए निकालना चाहते हैं, ए का वैल्यू चाहते हैं, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर है तो भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा जी 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10⁻⁴ से गुणा कर देते हैं, तुरंत मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से गुणा कर देते हैं, 10 का स्क्वायर किया तो 100 बन गया, कुछ इस प्रकार से 10 का स्क्वायर 100, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, कहानी खत्म। क्षेत्रफल ए आ गया हमारे पास, ई मिल गया, ए मिल गया। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि निकालिए फिर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा निकालिए, तो भैया फाई बराबर कितना हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ए क्या है, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल की दिशा बाहर की तरफ, ऐसे लंबवत बाहर की तरफ निकल रही है, बल रेखाएं इधर जा रही हैं, तो ई जो है ए की दिशा में है, जो ए की डायरेक्शन है वो ई की डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन में है, तो ई और ए एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, कहाँ से क्या ई और ए एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ई की डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 3×10⁻³ है, ई की डायरेक्शन 3×10⁻³ है, और ए की अगर मैं दिशा बात करूं तो ए का जो परिमाण है हमें दिया हुआ है 100×10⁻⁴। ए का परिमाण मुझे 100×10⁻⁴, आप ऐसे चाहो तो अभी और सॉल्व कर सकते हो 10⁻⁴ कॉस थीटा, यहाँ पे जो थीटा वैल्यू है दोनों एक ही दिशा में होने के कारण कॉस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, और आप सभी जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ पे 3×100 कितना हो गया, 300×10⁻³ कितना हो गया, 3 में से 4 निकल गया 10⁻⁻1, 3 में से 4 निकल गया 10⁻⁻1, अभी भी बचा है
है ना। अब इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि 10 की घाते -1 इसका एक जीरो को काट देगा। 10 की घाते -1 मतलब होता है 1/10। 1/10 इसके एक जीरो को काट ही देगा, 30 बचेगा। तो 30 इसका आंसर आ जाएगा, फ्लक्स इसका आंसर आ जाएगा 30। अब इसका अगर आप मात्रक जानना चाहते हैं तो मात्रक इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर। इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब बताइए, कह रहा है अगर एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो फिर बताइए कितना हो जाएगा, अभिलंब कितना गुजरेगा, यहाँ पे फ्लक्स कितना गुजरेगा। कमेंट बॉक्स में सब बच्चों को बताना है। cos 60 का वैल्यू रख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे थीटा नहीं दिया था, थीटा 0 दिया था, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दिया है। दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे पार्ट में थीटा जो है वो 60 डिग्री दिया है। तो फॉर्मूला सब कुछ वही होगा, फ्लक्स सब कुछ वही रखेगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला वही रखने के बाद भी क्या हो जाएगा, cos थीटा की जगह cos 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर E इंटू ए इंटू में कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा बस। और cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। और E इंटू ए का वैल्यू भी आप जान ही चुके हैं। E इंटू ए आपने निकाला ही, E और ए को जो आपने गुणा किया, E और ए को गुणा किया तो आपका 30 आया ना आंसर। 30 आया, यहाँ से 2 को 30 से काट दीजिए, 15 आंसर आ जाएगा, यानी 15 हो जाएगा फ्लक्स। 60 डिग्री के अगर कोण पर ऐसे ही झुक जाएगा, जो हमारा पृष्ठ है, जो यहाँ पे बोला है कि भैया इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पे कोई वर्ग है, वो वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा। अगर इसका तल जो है अभिलंब से 60 डिग्री के कोण पर झुक जाए तो फिर कितना फ्लक्स गुजरेगा, तब तो फ्लक्स कम हो जाएगा ना। अगर ये झुक जाएगा ऐसे तो फ्लक्स की संख्या कम हो जाएगी, कम बल रेखाएं निकलेंगी। तो यहाँ से कम बल रेखा, यानी कि देखिए 30 से कितनी बल रेखा हो गई, 15 हो गई। ऐसे कोण झुक गया, तल के झुकते ही बल रेखा कम गुजरने लगेगी तल से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 14 में दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, निर्देशांक तलों के समांतर फलक है, से नेट फ्लक्स कितना होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तो बड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप घूमिएगा बिल्कुल भी मत। क्यों भैया? इसलिए नहीं घूमेंगे क्योंकि जरा बताइए, कह रहा है कि सब कुछ सही है, क्षेत्रफल की दिशा भी वही है, मतलब क्षेत्र की दिशा भी वही है जिस दिशा में बल रेखाएं गुजर रही है, बिल्कुल पहले वाले जैसा, बिल्कुल पहले वाले जैसा। लेकिन अब यहाँ पे वर्ग नहीं है बल्कि एक घन आ गया है। क्या आ गया है यहाँ पे? प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, अब यहाँ पे वर्ग नहीं रह गया, अब यहाँ पे घन आ जाएगा। और घन आ जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बना देंगे और हमारा घन तैयार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बनेगा, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे करके इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे लाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे करके इसको मिला देंगे। मिला कि नहीं मिला? चलो मिल गया, मान लो बन गया किसी तरीके से। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे घन बना दिया, बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से ऐसे निकल रही है, ठीक है, बल रेखाएं निकल रही है। बना दे क्या, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन कोई नहीं, लग रहा है लगभग लगभग घन लग रहा है, घन लग रहा है काम भर का। यहाँ से बल रेखाएं पास हो रही हैं बेटा, बल रेखाएं पास हो रही हैं, बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से ऐसे पास हो रही हैं। चलिए सर बल रेखाएं हमारी निकल गई। जब बल रेखाएं गुजरेंगी तो जितनी प्रवेश करेंगी उतनी ही बाहर निकल जाएंगी, जितनी प्रवेश करेगी बल रेखा उतनी ही बाहर निकल जाएगी, यानी कि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाएगा। आप बताइए अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, कमेंट बॉक्स से फटाफट बताइए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए कि नेट फ्लक्स यहाँ पे होगा कितना। यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितना फ्लक्स इसके अंदर जाएगा घन के, उतना ही फ्लक्स बाहर आ जाएगा। मान लीजिए कि फ्लक्स 30 अंदर गया था ना, कितना फ्लक्स अंदर गया था, अभी हमने निकाला था 30 फ्लक्स अंदर गया था, 30 फ्लक्स अंदर गया था इसके इस वाली भुजा से, इस वाली साइड से 30 फ्लक्स अंदर गया था, तो 30 फ्लक्स बाहर निकल आया। तो अंदर जाने वाले फ्लक्स को अगर हम प्लस माने और बाहर निकलने वाले फ्लक्स को -30 माने तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा बताइए। इस घन से होकर के गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स, इस घन से होकर के गुजरने वाला नेट फ्लक्स यहाँ पे पूछ रहा है, टोटल फ्लक्स पूछ रहा है बेटा। नेट फ्लक्स बताओ कितना हो जाएगा। कहोगे सर जितना अंदर जा रहा है फ्लक्स उतना ही बाहर निकल जा रहा है, तो नेट फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इस चीज को नोटिस करना। अगला देखिए क्या कह रहा है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को सावधानी पूर्वक ली गई माप संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। अच्छा, बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, काले बॉक्स के पृष्ठ पर, काला बॉक्स, बॉक्स बना दें ऐसे करके, बॉक्स बना दें ऐसे करके, चलिए बॉक्स बना दिया हमने ऐसे करके, ऐसे बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद कह रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना दिया है, मुझे फाई का वैल्यू दिया हुआ है,
मुझे फाई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया, 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अच्छा, इसके दो मात्रक होते हैं, एक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर होता है, और एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी बच्चे को, सर वोल्ट मीटर होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दोनों होते हैं। कह रहा है कि भीतरी नेट आवेश कितना है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, क्यू का वैल्यू कितना है वो निकालना है। फ्लक्स की वैल्यू दी है, आवेश की वैल्यू निकालना है। गॉस की नियम याद है, गॉस की प्रमेय याद है। गॉस की प्रमेय हमें कहती है प्यारे बच्चों, गॉस की प्रमेय से तो जब हम गॉस की प्रमेय देखते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें फाई बराबर निकल के आता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से क्यू की वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू पता है, क्यू का निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें आवेश चाहिए ना, आवेश कितना है, आवेश मींस क्यू, क्यू निकालना है। क्यू बराबर यहां से कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू फाई, एप्सिलॉन इंटू में फाई, एप्सिलॉन इंटू में फाई। एप्सिलॉन की वैल्यू आप सभी को पता है, निश्चित होती है, फिक्स होती है, कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, इंटू में फाई की वैल्यू, फ्लक्स है हमारा, कितना हो गया फ्लक्स, 8 इंटू में 10⁻, कितना भैया, 3 हो गया। इसको गुणा कर दीजिए, 8.85 को 8 से गुणा करिए, 10 की घाते -12 को 3 से गुणा करिए, मतलब 3 से जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, माइनस का 9 आ जाएगा, और 8.85 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर लोगे इतना तो कर लोगे ना जी। तो भैया यहाँ पे आप फाई तो फ्लक्स तो मतलब क्यों, तो आवेश तो निकाल दोगे, आवेश का परिमाण निकाल दोगे। आगे कहता है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, बॉक्स के पृष्ठ से, बॉक्स से होकर के गुजरने वाला अगर कह रहा है फ्लक्स 0 हो जाए, कोई फ्लक्स ही नहीं निकल रहा, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बाहर से कोई भी नेट फ्लक्स नहीं निकल रहा, इसका मतलब क्या होगा, कह रहा है कि क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्या आप ये कह सकते हैं कि बॉक्स के भीतर आवेश ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। आपको मैंने पढ़ा रखा है, आपको नीट के क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा था कि नीट में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई बॉक्स है, उसके अंदर अगर कोई भी विद्युत द्विध्रुव स्थित है, मतलब जितना माइनस में है, मान लीजिए जितना माइनस में क्यू है उतना ही प्लस में क्यू होगा, जितना माइनस क्यू उतना ही प्लस में क्यू होगा प्यारे बच्चों, तो उससे नेट फ्लक्स 0 हो जाता है, उससे भी नेट फ्लक्स क्या आता है बेटा, 0 होता है। तो किसी एक पृष्ठ पर अगर जितना माइनस उतना प्लस होगा तो उसका नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा आराम से। उसके अंदर आवेश नहीं है ये आप नहीं कह सकते, उसके अंदर आवेश नहीं है ये आप नहीं कह सकते, अगर नेट फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर आवेश नहीं है, उसके अंदर आवेश नहीं है तब तो 0 हो गई। फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट में क्यों ही 0 रख दोगे, क्यों ही 0 कर दोगे, आवेश ही 0 कर दोगे, तो फिर तो 0 हो ही जाएगा फ्लक्स, आपका फ्लक्स तो 0 हो ही जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर जितना माइनस है उतना ही प्लस आवेश है, तब भी हमारा फ्लक्स कितना होता है बेटा, 0 होता है, क्योंकि माइनस वाले में जो बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी, मान लो 3 बल रेखा अंदर प्रवेश करी, प्लस वाले से उतनी ही बल रेखा बाहर निकल जाएगी। तो इस पृष्ठ से टोटल बल रेखा कितनी गुजरी, कितनी आई, कितनी गई, आप कहोगे 3 अंदर आई 3 बाहर गई, 3 रुपए लिया 3 रुपए दिया, टोटल आया 0, कुछ ने दिया न लिया तो 0 हो गया ना जी। तो यहाँ पे वही चीज हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए एक क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1.31 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई एक वर्ग है तो वर्ग बना दिया इस तरीके से। अब इसका भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई दे दिया, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई दे दिया। आगे कहता है कि वर्ग के केंद्र से, वर्ग का केंद्र कहीं यहाँ होगा, वर्ग का केंद्र कहीं यहाँ होगा, इसके केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, यहाँ से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई एक बिंदु है, बिंदु P। कह रहा है कि बताइए कोई +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, यहाँ पर एक +10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, यहाँ पर इतना माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, यहाँ पर +10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, वैद्युत फ्लक्स का परिमाण, यहाँ पे फ्लक्स फाई बराबर पूछ रहा है, फाई बराबर पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपको कहा है 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन के किसी फलक का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे बेटा, इसको हम ऐसे इस प्रकार से एक घन का रूप ले लेंगे। पहले तो हम इसको एक घन का रूप दे देंगे, ठीक है। सभी बच्चे एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको हम एक घन का रूप दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए इस तरीके से। कहाँ जा रहा है जी, पहले हम इसको ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, फिर इसको ऐसे जोड़ दें, कैसे जोड़ेंगे, एक मिनट।
तो हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। ऊपर वाले बॉक्स को हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बना लेते हैं इसको ऐसे। एक बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक इस तरीके से जोड़ दिया, ऊपर हम इसको ऐसे कर लें, हाँ तभी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, फिर तो बॉक्स कैसे बनेगा क्या। चलिए यहाँ पे हम एक बॉक्स की कल्पना कर लेते हैं, चलिए हम ऐसे बना लेते हैं, एक अलग सा बना लेते हैं, ठीक है, कैसे बना लेते हैं। और यहाँ पे कोई एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, अभी भी बॉक्स बना नहीं है ठीक से। एक बॉक्स 3 डायमेंशनल बनाना है हमें और एक घन बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा आवेश, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको जोड़े कि नहीं जोड़े, इसको रहने देते हैं, रुकिए, इस वाले को हम लोग रहने देते हैं, इसको जोड़ते नहीं हैं, इसको नहीं जोड़ते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, चलिए ये बन गया, लगभग लगभग बन गया है। अब यहाँ पे पॉइंट 5 सेंटीमीटर है। अगर बीच में मान लीजिए कि किसी भी घन के केंद्र पर कोई भी एक रखा हुआ है, घन के केंद्र पर कोई भी एक रखा हुआ है, घन के केंद्र पर कोई भी एक रखा हुआ है, अब कोई कहे कि घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, घन से कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा, तो घन से 5 फ्लक्स गुजरेगा, और 5 बराबर हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स गुजरेगा। घन के केंद्र पर रखा हुआ है Q आवेश, तो Q अटे में एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा बेटा, इतना फ्लक्स गुजरेगा 5 बराबर। लेकिन अगर आपसे कोई कहे 5 बराबर इतना फ्लक्स गुजरेगा, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि वर्ग के केंद्र से इतने सेंटीमीटर पर रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। वर्ग से गुजरने वाला इसकी एक भुजा से पूछ रहा है, एक भुजा से पूछ रहा है भैया, पूरे वर्ग पूरे से नहीं पूछ रहा आपसे, सिर्फ एक भुजा से। पूरे से अगर पूछता तो इतना फ्लक्स गुजरता, क्योंकि 6 भुजा है, 6 से मिलाकर के टोटल फ्लक्स इतना गुजरता, लेकिन एक से पूछ रहा है। 6 से अगर इतना फ्लक्स गुजर रहा है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना गुजरेगा बताइए, एक से गुजरने वाला कोई एक भुजा से, एक नीचे वाली भुजा से कितना फ्लक्स गुजरेगा, नीचे वाली, बस नीचे वाली से गुजरने के लिए फ्लक्स बराबर हो जाएगा जितना भी पूरे से गुजर रहा है नेट फ्लक्स जो टोटल गुजर रहा है बटे में 6 से डिवाइड कर दिया, टोटल पूरे से कितना गुजर रहा है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट गुजर रहा है, हम उसे 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q का वैल्यू आपको पता है कितना दिया है, आवेश का मान दिया है 10 माइक्रोकूलम, आवेश का मान दिया है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 गुणे 10 की घाते -6 रख देंगे, बटे में 6 इंटू में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा हमारा फ्लक्स भैया एक पृष्ठ से, इसके इस नीचे वाले पृष्ठ से मात्र कितना फ्लक्स गुजरेगा, आप ये निकाल सकते हैं। वर्ग जो आवेश है वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, इससे मैटर नहीं करता कि बीच में रखा हुआ है, एक प्रकार से वर्ग के घन के बीच में रखा हुआ है, पूरे से इतना फ्लक्स गुजर रहा है, एक भुजा से कितना गुजरेगा, एक भुजा से निकलेगा हमारा 6 से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 6 भुजाएं इसमें होती हैं, एक भुजा से निकालने के लिए हमने 6 से इसको डिवाइड कर दिया। चलिए सर, बाकी जो है आपके पास बचे हैं कुछ क्वेश्चन, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगली बार जो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा, जो बच्चा इस क्वेश्चन को करके लाएगा, उसका मैं कमेंट बॉक्स में अगली बार मैं नाम भी लूंगा, तो अगली वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं इसका नाम भी लूंगा। इस एक्सरसाइज में जितनी भी वीडियो अभी बची हुई, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगले पार्ट में मैं उसे लेकर के आऊंगा, ठीक है, तो अगले पार्ट में जितने भी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, जैसे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, पांचों को आप अपने से करने का प्रयास करना। बाकी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 5 न्यूमेरिकल, 18 दे रहा हूँ, 19 दे रहा हूँ, 20 दे रहा हूँ, 21 दे रहा हूँ, 22 और 23, ये सारे आपको अपने से करने का प्रयास करना है। पीडीएफ आपकी कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर कर दीजिएगा खूब मन लगा के। जो बच्चे इन 5 क्वेश्चन को अपने से करने का प्रयास करेंगे और होमवर्क में करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, उनको अगली बार मैं नाम के साथ यहाँ पर पूरा उनका नाम यहाँ पे बोर्ड पे लगाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों इसी प्रकार के वीडियो के साथ अगले थर्सडे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका सॉल्यूशन अगले थर्सडे को मैं लाऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लव यू एवरीवन, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।